हाँ जी टॉपिक पे अफरोज़म नंबर 231, वक्फे से होने वाली बीमारियों को ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होती है। ये पहले बयान करा था फिज़िकल बीमारियां एंड मेंटल बीमारियां। हमारे कोई दोस्त जो है वो ज़हनी अलामात को अहमियत देते हैं और कुछ फ़िज़िकल अलामात को अहमियत देते हैं, लेकिन अनीमन ये कहता है कि फ़िज़िकल अलामात की अपनी अहमियत है और ज़हनी अलामात की अहमियत है। फ़िज़िकल बीमारियां पिछले जो हमारे 15-20 उसने कहा फ़िज़िकल बीमारियां जब दबती हैं तो ज़हनी बीमारियां पैदा होती हैं, और बाद दफ़ा ज़हनी बीमारियां जो हैं अगर लॉन्ग अरसे तक रहती हैं तो फ़िज़िकल बीमारियों में तब्दील हो सकती हैं। लिहाजा हमें रिजिड नहीं होना, हमें कॉज देखना है, हमने सबब देखना है कि कब फिज़िकल पहले बीमारी हुई थी या कब ज़हनी बीमारी थी। अब वो और चीज़ पे आ गया। अब वो कहता है कि बाज़ बीमारियां वक्त मुकर्रा पे आती हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियां वक्त, मसलन मलेरिया है, इसको बारी का बुखार भी पहले कहते थे, वक्त मुकर्रा पे आता है। ठीक है ना। वक्फे होने वाली बीमारियों को खास तवज्जो की ज़रूरत होती है, जैसा कि वो बीमारियां जो मखसूस औकात में दोबारा ज़ाहिर होती हैं। मसलन बहुत से वक्फादार बुखार और वो बीमारियां जो बज़ाहिर बुखार की बगैर होती हैं मगर वक्फे वक्त से इसी तरह लौट आती हैं, जैसे वक्फे वाला बुखार। इसी तरह अमराज में शामिल जिनमें मुख्तलिफ औकात पर एक किस्म की खराबी दूसरी किस्म की खराबी के साथ बारी बारी ज़ाहिर होती है। अब बहुत पुरानी बात है, आज से कोई 50-60 की बात होगी, 40-50 की बात होगी। हमारे गांव में कि हमारे घर की बैक साइड पे एक घर था, तो वहाँ उसको औरत को सांप काट गया। तो वहाँ हमारे पूरे उसमें मशहूर होता कि साल के बाद सांप इसको दोबारा काटने आता है। तो वो अब होता ये था कि सांप जब किसी को काटता है ना, जैसे लेक्सिस की बीमारी जो होती है वो साल बाद दोबारा ऊद कर आती है। मतलब जो एलर्जी है ना लेक्सिस की, मौसम बहार में दोबारा लौट के आएगी। तो बेसिकली उसको सांप काटने नहीं आता था, वो जहाँ सांप ने काटा होता था वो जगह दोबारा, वो कहती उसी जगह आके दोबारा उसने काटना है कि वो जख्म दोबारा आ रहा हो जाता था। समझिए, इसको कहते हैं बारी की बीमारी। तो वो बीमारियों को समझने के लिए वो कह रहा है कि अब जैसे हमारी लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम एक दवाई है ना, ये भी बारी की भी दवाई है। इसकी अलामात 4 से 8 बजे के दरमियान रोज आएगी, बढ़ेगी, तो ठीक है। जैसे और सेनेग है, ये एक के बाद रात 1 के बाद इसकी अलामात ऊद कर आएंगी। इसकी ये बारी मसलन जैसे बार बार आना, जैसे टीबी है और हमारी दवाई है ट्यूबरकुलोनियम, उससे जो बनती है, इसके अंदर भी है कि बीमारी बार बार ऊद के आएगी, गई फिर ठंड लगी, फिर कुछ हुआ, फिर आ दिस इज। अब वो आपको समझाने का कह रहा है कि देखें आपने इस बात को भी कंसिडर करना कि क्या ये बारी की बीमारी तो नहीं है। हमारी बारी को तोड़ने वाली मलेरिया आप है, हमारी बारी को तोड़ने वाली चाइना है, बारी को तोड़ने वाली चाइनम सल्फ है, बारी को तोड़ने वाली लाइकोपोडियम है, बारी को तोड़ने वाली नाइट्रोमियोर है, बारी को तोड़ने वाली और सेनेकलमम है। आप ऐसे बंदे आपको बेशुमार ड्यूरिंग प्रैक्टिस मिलेंगे कि वो कहता है मेरा कमर का दर्द सुबह 5 बजे शुरू होता है, जो क्वालिकार की निशानी है, वो उससे 5 बजे वो कमर के दर्द से उठ के बैठ जाएगा। ये बात वो कर रहा है। हमारी सबसे बड़ी दवाई है जो बारी को तोड़ती है, वो है सिड्रोन। सिड्रोन ये बारी की अलामात को तोड़ देगी। जब बारी की अलामात टूटेंगी तो वो पॉसिबिलिटी ये है कि वो उस बीमारी से भी शफा पा जाए। तो ये वक्त मुकर्रा पे आना, बार बार आना, ये उस बात का जिक्र कर रहा है कि ये बारी, इसको भी आपने नोट करना। जैसे मिग्रेन है, सर दर्द है, जिसको वो भी आपको वक्त मुकर्रा पे 1 हफ्ते बाद आ रहा है, 2 हफ्ते बाद आ रहा है, 3 हफ्ते बाद आ रहा है, वो भी बारी के बुखार भी होते हैं। और बाद दफ़ा जैसे बहुत सारे बाहर मुल्कों में हर साल इन्फ्लुएंजा का टीका लगता है।
कि वो साल बाद एक मौसम है उसमें उसने आना होता है, तो उसको रोकने के लिए। तो ये बात वो कर रहा है कि आपने बारी की अलामात को कंसीडर करना है। मैक्सिमम जो स्नेक बाइट्स हैं वो वक्त मुकर्रर पे होते हैं। आप लेक्चर्स को पढ़े, ये सारों का खासा है, तो वहाँ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में आपको आसानी होगी। अब अक्सर आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं, अच्छा पूछते हैं सवाल कि वक्त मुकर्रर पे बुखार चढ़ता है, कहते हैं हाँ जी होता है। अच्छा जैसे मलेरिया है, वो आज उसका भी वक्फे से बुखार आता है ना, अल्टरनेट डे पे आएगा और वो टाइम भी उसने फिक्स किया। जैसे टीबी का बुखार है, टीबी का बुखार रात को एग्रीवेट करेगा, उसके पसीने भी रात को आएंगे, रात को एग्रीवेट करेगा। तो हम को रिलेट करेंगे कि टीबी तो नहीं है, को रिलेट करेंगे कि मलेरिया तो नहीं है, तो हम को रिलेट करेंगे कॉजेटिव फैक्टर के साथ कि बारी की बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब सिपिया का भी बारी का होता है। इंसान के खुदा ने साइकिल रखे हैं, बाद फीमेल्स के अंदर मेंसेस से पहले, मेंसेस के बाद चीज़ें एग्रीवेट करती हैं ना, वो भी बारी है कि हर बार जब पीरियड्स होंगे, या तो पीरियड से पहले तकलीफ़ात बढ़ जाएंगी, या पीरियड्स के बाद तकलीफ़ात बढ़ जाएंगी, या पीरियड्स के दौरान तकलीफ़ात बढ़ जाएंगी। तो जहां आप बहुत सारे सवाल करते हैं, आप एक सवाल ये भी करें कि कहीं वक्त मुकर्रर पे चीज़ों को तो नहीं आना। जैसे सुबह सुबह सल्फर का खासा है, नेट्रमेर का, जैसे साइकोसिस है, उसकी तकलीफ़ात दिन को आएंगी, ये भी बारी है ना, फिर रात को ख़त्म हो जाएंगी। जैसे सिफिलिस है, उसकी तकलीफ़ात रात को आएंगी, दिन को ख़त्म हो जाएंगी, ये भी बारी है। तो बाद लोगों को पेशाब दिन को ठीक होता है, रात को पेशाब होता है, ये भी बारी है। तो अलीमन ने इस सफरोज़म को बड़ी अहमियत दी है कि आप बीमारियों को ये जज करें कि कई ये बारी की चीज़ें तो नहीं है। अब उसने यहाँ और भी, सिर्फ बुखार बारी का नहीं होता, उसने कहा है ना, जैसे वक्फे से बुखार, इसी तरह से वो अमराज भी शामिल हैं जिनमें मुख्तलिफ औकात पर एक किस्म की खराबी दूसरी किस्म की खराबी के साथ बारी बारी ज़ाहिर होती है। और बाद दफ़ा बारी एक और तरह की भी होती है कि एक फ़िज़िकल अलामात ख़त्म होती है, ज़हनी अलामात शुरू हो जाती है, ज़हनी अलामात ख़त्म होती है, फ़िज़िकल अलामात शुरू होती है। एक आर्गन से चीज़ें दूसरे आर्गन में चली जाती हैं। फिर जैसे लेग कैन है, अब लेग कैन क्या है, यहाँ से शुरू होगा, राइट को आ जाएगा, फिर राइट से शुरू होगा, ये बारी लगी हुई है, अब भी लेफ्ट हो रही है, फिर थोड़ी बार लेफ्ट हो रही है, फिर राइट हो रही है, फिर लेफ्ट हो, तो ये है बारी। ठीक है जी, ये आखिरी किस्म की बीमारी यानी बारी बारी ज़ाहिर होने वाली बीमारियां भी तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। अब उसने पहले आपको समझाया कि जिस्मानी बीमारी, आप उसको ये ना समझें, पहले देखें इसको कोई स्किन की डिजीज़ थी, ये दबी है, तो फिर दैनी तकलीफ शुरू है तो वो कंसीडर करें। मैंने कई एग्जांपल भी दी, बच्चा है मेरे पास आया, उसको खारिज थी, खारिज ठीक हुई तो उसको दौरे पड़ने चले, दौरे पड़ने ठीक हुए तो खारिज निकल आए, तो पहले वो बात करा। फिर उसने कहा कि हम मेंटल बीमारियों भी, जैसे कोई स्ट्रेस है, कोई तकलीफ दे है, कोई घरेलू नचाकी है, तो वो जहनी बीमारियां जो हैं बाद दफ़ा जिस्मानी। अब वो एक और बीमारियों की तरफ आ गया कि देखो बारी की बीमारी को भी याद रखो, और बारी की बीमारियों के लिए हमारी मेडिसिन की सिलेक्शन भी और होती है, बीमारियों की वजह भी और होती है। जैसे मैंने कहा स्नेक बाइट हो सकती है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, टीबी हो सकती है। फिर आपको अक्सर लोग आगे कहते हैं ओ जी अब पोलन का सीज़न आया, बस मेरी एलर्जी आ गई, ये बारी है ना, पूरा साल ठीक रहता है, ये बारी है। तो इस बारी को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ट्यूबरकुलोनियम देते हैं। इसी तरह दिन की बीमारियां और हैं, रात की, जैसे साइकोटिक दिन का है, रात को टीबी, हर सर्दी में टीबी एग्रीवेट करेगी, हर चेंज ऑफ क्लाइमेटिक टीबी का मरीज पकड़ा जाएगा, ये भी बारी है। तो बारी पे कभी मैं पूरा लेक्चर ही बारी पे करता हूँ, बारी बड़ा एक बिग सब्जेक्ट है। ये आखिरी किस्म की बीमारी यानी बीमारी ज़ाहिर होने वाली बीमारियां भी तादाद में बहुत ज़्यादा है, मगर ये सब मुज़मन अमराज के ज़ुमरे में आती हैं। अमूमन ये सिर्फ पुख्ता सोरा की अलामात होती है, और कभी कभी लेकिन शाज़ नाज़र
इनमें सिफली मिजाज का मियाज़ भी पाया, जैसे मैंने आगे जिक्र कि इसमें सिफिलिस भी है। लिहाजा पहली सूरत में इनका इलाज एंटीसोरिक अद्वियात से किया जा सकता है, जबकि दूसरी सूरत में, जैसा कि मेरी किताब क्रोनिक डिजीज़ में यह बयान किया गया कि एंटीसिफिलिटिक अद्वियात, या एंटीसिफिलिटिक अद्वियात का भी इस्तेमाल हो सकता है, एंटीसाइकोटिक का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये जब आदमी को लिखता है, ये ध्यान में रखें, जब भी आदमी को लिखता है, कोई एग्जाम्पल देता है, तो आपकी अक्ल अपनी भी काम करनी चाहिए, ये और एग्जाम्पल कहाँ सेट हो सकती है। जैसे मैंने कहा टीबी में सेट हो सकती है, जैसे काली कार में सेट हो सकती है, जैसे आर्सेनिक में सेट होती है, जैसे लाइकोपोडियम में सेट हो सकती है, जैसे आपकी हेलीबोरस है, उसमें भी जो सिम्टम लाइकोपोडियम यही टाइम हेलीबोरस का भी है। तो ये आपको ज़रूर एक आपके लिए एक नई राह खोलेगी कि आप वक्त मुकर्रर पे, अल्टरनेटिव पे और बारी पे जो चीज़ें आती हैं, ताकि आप सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन और कॉजेटिव ऑफ डिजीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया। देखिए, हमारा आर्ट का हम चैप्टर आज क्लोज करेंगे जी। हमारी 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं, चूँकि बड़ा आम लेक्चर था, इसमें बहुत सारी चीज़ें। एक तो ध्यान में रखें कि हार्ट जो है हमारा वाइटल ऑर्गन है, और अगर हार्ट बंद हो जाता है, हार्ट का काम क्या है? बेसिकली पंपिंग है। ये एक पंपिंग निज़ाम है। ये हमारा गंदा खून जिस्म से वापस हार्ट में आता है, और फिर हार्ट उसको पुश करके फेफड़ों में भेजता है, फिर फेफड़ों से साफ़ खून हार्ट में आता है, और फिर वो साफ़ खून जो है हमारी बॉडी में सप्लाई होता है। ये एक साइकिल है, इसको पंपिंग निज़ाम है। ये एक किस्म का आपके अंदर एक पंप लगा हुआ है, एक मोटर लगी हुई है जो सर्कुलेट करता है सारे इस सिस्टम को, गंदा खून वापस आता है। और 2 ऑर्गन इसमें मैन इन्वॉल्व हैं, एक हार्ट खुद इन्वॉल्व है और एक आप किसके लंग्स इन्वॉल्व। लंग्स में होता है कि गंदा खून जाता है डीऑक्सीजनेटेड, वहाँ से फिर ऑक्सीजन लेके आता है और फिर वो वापस चला जाता है। इतना तो आप याद रखें कि हमारे हार्ट का मेन फंक्शन ये है कि पंपिंग है, और वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। पूरे जिस्म में से गंदा खून कलेक्ट होकर हार्ट में आएगा, और वहाँ से फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से फिर हार्ट में जाएगा। ये इतना सिंपल सा फंक्शन है, जिसके 4 चैम्बर हैं, उसके वाल्व्स हैं, वो सारा हमने आपको बताया हुआ, मुझे इसकी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चूँकि रिवाइज हम उसमें थोड़ा थोड़ा करें, तो ये जहन में रखें कि हार्ट बेसिकली पंपिंग का निज़ाम है हमारा, और अगर हमारे जिस्म के हिस्सों के अंदर खून जाना बंद हो जाएगा, तो फिर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जो हमारे टिश्यू हैं, हमारे जो सेल्स हैं, वो उनको तक अगर ब्लड नहीं पहुंचा, न्यूट्रिशन सारी नहीं पहुंचती, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशन है, स्वाय ऑक्सीजन भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जब वहाँ पहुँचेंगी, तो फिर ये हमारे गुर्दे इसकी वजह से चलते हैं, हमारे फेफड़े इसकी वजह से चलते हैं, हमारा लिवर का निज़ाम इसकी वजह से चलता है, हमारी स्किन का निज़ाम इसकी वजह से चलता है। हमारा सारा निज़ाम बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम के ताबे है। समझ आई आपको? अगर सर्कुलेटरी सिस्टम काम सही नहीं करेगा, पार्शली कम करेगा, तो गुर्दों में क्या होगा? सफाई कम होगी। तो गुर्दों में सफाई कम होगी तो फिर क्या होगा? गुर्दे खराब हो जाएंगे, फिर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, फिर यूरिक एसिड, इस तरह की चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो फिर अगर लिवर में पूरी सफाई नहीं होती, तो लिवर का सारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा। इसी तरह फेफड़ों में नहीं जाता, तो फेफड़ों का, तो जहाँ जहाँ हमारी ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड हमारी बेसिक हमारी वाइटल ज़रूरत है बॉडी की, तो जब वाइटल ज़रूरत जो है उसकी सप्लाई में कमी आ जाएगी। एंड इसी तरह आपके घर में बिजली की कमी हो जाती है, आपके घर में पानी की नलका कम आना शुरू हो जाता है, आपके घर में गैस की आमद कम होनी शुरू होती है, तो क्या होता है? घर का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह सर्कुलेटरी निज़ाम जो है, जिसने पूरे जिस्म को चलाना है, अगर उसकी सर्कुलेशन कहीं कम हो जाती है, तो फिर क्या होता है? तो फिर हमें ये नहीं होता कि हम उस अगले ऑर्गन के पीछे पड़ जाएं, हम लिवर के पीछे पड़ जाएं, हम किडनी के पीछे पड़ जाएं, हम जेनेटल सिस्टम के भी, आपका देखें जेनेटल सिस्टम भी इसके ताबे है कि अगर वहाँ सर्कुलेशन ब्लड की पूरी नहीं है, तो आपका वो जो जेनेटल निज़ाम है सारा स्पर्म बनने का, वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो देखना ये होता है कि डिजीज़ को हमेशा इस तरह से देखते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ किडनी ख़राब है, तो किडनी और किडनी से पहले, किडनी के बाद, तो किडनी से पहले क्या मसला है? किडनी खराब हुआ, वो देखो। किडनी का अपना कोई प्रॉब्लम है, वो देखो। अब देखें, किडनी को सप्लाई पूरी नहीं जा रही,
तो किडनी का फंक्शन पूरा, हम किडनी के पीछे पड़ जाएं। किडनी का अगर प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया, किडनी के यूरेटर में स्टोन आ गया आगे, वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है तो किडनी पे बैक प्रेशर पड़ रहा है ना। हम किडनी के पीछे पड़ जाएं तो किडनी तो ठीक है, फिर आगे नाली बंद हो गई है, प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया, या प्रोस्टेट में कैंसर हो गया, यूरेटर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा। इसी तरह अगर आपका यूट्रस ठीक है और आप ऊपर से एग्स नहीं बन के आ रहा, फ्लूपियन ट्यूब कहीं से ब्लॉक है, तो हम किसका इलाज करेंगे? हम यूट्रस का तो इलाज नहीं करेंगे ना, हम ओवरी का इलाज करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है ना। तो हर ऑर्गन्स को हम प्री ऑर्गन एंड आफ्टर एंड, मतलब उसमें हम ये देखेंगे प्रीने, जैसे हम बच्चों के माजूरों का इलाज है प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल। प्री किडनी क्या प्रॉब्लम है, किडनी के अंदर क्या प्रॉब्लम है और किडनी के बाहर। इसी तरह जब हम हार्ट को देखते हैं, अब जब फेफड़ा खराब हो जाएगा तो फिर भी हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से आपको रिच ऑक्सीजन वहाँ से मिल ही नहीं रही। फेफड़ा खुद इन्वॉल्व है, उसके अंदर ट्यूमर है, उसके अंदर टीबी होगी, उसके अंदर हो गया तो क्या होगा, फेफड़े ने फिर हार्ट को ख़राब कर देना। तो इसी तरह जब आप दवाइयाँ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये फेफड़ों की वजह से हार्ट बीमार, और इसमें यह भी लिखा होता है कि हार्ट की वजह से। अब देखें नाजा को आप पढ़े तो नाजा में ये लिखा हुआ है कि हार्ट की वजह से फेफड़ों में पानी पड़ जाना। वो पानी क्यों पड़ जाता है? आप जब पंप करता है, अब पंप यूं है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, तो फेफड़ों से पानी जा भी रहा है और उससे वापस खींच भी रहा है। अब जब पंप यूं हो जाए, क्या फेफड़ों में गया, खून हो गया, वो खून पूरा वापस नहीं आया, उधर ही रुक गया। तो हार्ट की वजह से फेफड़े खराब हो गए, तो उसकी दवाइयाँ क्या होगा, फिर हमने हार्ट के फंक्शन को ठीक करना है तो फेफड़े ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अब हम फेफड़ों के पीछे पड़ जाते हैं, वो जी मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा। सांस क्यों नहीं आ रहा? फेफड़ों से पहले कोई मसला है तो सांस नहीं आ रहा। आपका कोई नाक तो नहीं बंद, आपके इधर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपके एडिनाइड्स तो नहीं बढ़े हुए, ये बात है ना। तो हम फेफड़ों को पीछे पड़ जाएंगे। यही तो मेरी रोना है कि आप जब एक दवाई बताते हैं कि फेफड़ों को मेरी ये दवाई ठीक कर देगी, मुझे खुशी होगी आप जब कहेंगे कि फेफड़ों की खराबी की वजह से ये दवाई है, दिल की वजह से फेफड़े खराब हो जाए तो ये दवाई है, नाक के बंद होने से फेफड़े खराब हो तो ये दवाई है, टॉन्सिल एडिनल इनलार्ज है तो ये दवाई है, गुर्दे फेल हो जाएं तो फेफड़ों के अंदर पानी पड़ जाता है तो ये दवाई है, लिवर सिरोसिस हो जाता है तो साइटिस हो जाता है, तो फिर अगर सांस खराब होता है तो ये दवाई है। यार मज़ा तो तब आएगा ना, इसके लिए तो पढ़ना पड़ता है, इसके लिए तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेरा मासूम बंदा जो मुझे होम्योपैथी का दिलदादा है, जो शौकीन है, जो कहता है कि मैं होम्योपैथिक दवाई खाऊंगा, उसको तो मैंने ख़राब नहीं होने देना, उसको हमने नहीं खराब है। हम हार्ट के फंक्शन को समझेंगे, उससे साथ रहे। अब आर्टरी ब्लॉक हो गई है, ये तो हार्ट का एक फंक्शन है कि जिसने सप्लाई बाहर देनी। अब हार्ट की अपनी भी सप्लाई है, जिसको आप लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, राइट और ट्रिपल वेसल डिजीज जिनको कहते हैं, क्या वहाँ कहीं खराबी है? तो ये तो यार इस तरह नहीं हो सकता। मैं ये कहूँ कि ये दिल की दवाई है, दिल की दवाइयाँ तो मैंने अभी 50 बतानी है, कॉर्नी आर्टरी वेसिकुलर डिजीज़ है। तो हमें कोई भी बीमारी समझने से पहले ये जहन में रखें, एक बंदा गरीब है, सिंपल सी बात है, क्या उसकी नौकरी नहीं है? नहीं जी नौकरी तो है, फिर क्या खर्चे ज़्यादा हैं घर के? क्या जुआ खेलाता है? क्या बच्चे जाशी कराते हैं? जिसका मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो हार्ट की दवाइयाँ हैं, सिर्फ हार्ट की हमारी दवाइयाँ जो बोरक ने लिखी हैं, इस पे PhD हो सकती है, और इतना मज़े का लिखा हुआ है। यकीन माने हम जब पढ़ते हैं, जब दवाइयों की पिक्चर देखते हैं, जब हम डिजीज़ की पिक्चर देखते हैं, तो मैं सलाम सलूट उन लोगों को जिन्होंने ये दवाइयाँ प्रूव की हैं, जिन्होंने ये दवाइयाँ प्रूव की हैं, और हम जहल और अनपढ़ निकम्मे लोग हैं कि हम उन दवाइयों को समझ करके इस्तेमाल नहीं करवा सकते। जिन्होंने ये नहीं देखा कि हमें इससे पैसे कितने मिलेंगे,
आज मैं जिन लोगों को पढ़ रहा हूँ उनको नहीं पता कि इससे पैसे कितने मिलेंगे मुझे। अगर वो रॉयल्टी लगा जाते हैं तो सारी चीज़ें आपकी तो उनके तो खरबों रुपए की रॉयल्टी बनती है, और हम उसको दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमने इसके अंदर वो जरा निचोड़ निकाल देना जरा। हेलो, मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूँ। हार्ट की कुछ डिजीज़ हैं जो पैदाशी हैं, क्योंकि हमारे तो नुसेट की सीरीज चली है, मैंने उनको टच करा था। हमारी हार्ट की डिजीज़ कोई क्या पहले ASD पैदाशी है, VSD पैदाशी है, TGA ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी PDA पैदाशी, ये पैदाशी बीमारी है, ठीक है ना। और पैदाशी बीमारियाँ भी कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैथोजेनेसिस है, जो जेनेटिकली फॉल्ट आए। वो हमने हार्ट की सीरीज़ में बड़ी डिटेल वो लेक्चर किए हुए हैं, ठीक है ना, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हमारी जो पैदाशी बीमारियाँ हैं वो भी हमारी जो मेडिसिन हैं ये कवर करती हैं। हमारे पास देखें दुनिया में जो स्ट्रेप्टोकोकस है, आपके जितने आपको अगर 30 साल का बंदा, 40 साल का बंदा, 20 साल का बंदा, 50 साल का बंदा जिसके वॉल्व ख़राब है, तो उसमें एक बहुत बड़ा काज जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का। लिहाजा हम स्ट्रेप्टोकोकस को इग्नोर नहीं कर सकते, इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ाई है। इसी तरह स्टेफिलोकोकस है, इसी तरह ट्यूबरकुलोसिस है, इसी तरह इंट्राकोकस है। तो ये वो नसोड हैं जिनकी तफसील मैंने पहले बयान की, आपके जहन में होनी चाहिए। फंगल्स में क्या है, कैनाडीडा है, अस्पारगिलस है, और जी और वायरल में हमारे पे कोकी वायरस है, एडिनो वायरस है, बहुत मशहूर एडिनो वायरस हमारा जो है पीछे जो आँखों का वायरस फैला था, वो एडिनो वायरस होता है जब आंखें ख़राब होती है, ये अमूमन एडिनो वायरस जाता है, और ये क्या करता है, ये हार्ट को भी खराब। इसी तरह इन्फ्लुएंजा है जो आपका नज़ला ज़ुकाम की आप समझते हैं, और ये इन्फ्लुएंजा को भी हम आम ना लें, इससे भी लाखों करोड़ों लोग मरे हैं कई दफ़ा। और आज भी इन्फ्लुएंजा जब यूरोप और में, हमारे यहाँ तो इतना तंग नहीं करता क्योंकि गर्म इलाके हैं, ठंडे इलाकों में आज भी इन्फ्लुएंजा कई डेथ करता है। कोविड है जैसे, HIV है, ये वायरस ग्रुप है। आपके पास हमेशा किसी भी ऑर्गन में जब आप जाएंगे तो बड़े ग्रुप जा रहे हैं, बैक्टीरिया ग्रुप तो नहीं है, कहीं वायरल ग्रुप तो नहीं है, कहीं फंगल ग्रुप तो नहीं है, कहीं पैरासाइट तो नहीं है, कहीं मतलब ये 4 बड़े जो ग्रुप हैं, ये आप हर ऑर्गन की खराबी में इनको ज़रूर जज करें। और इसके इस्तेमाल का तरीका भी हमने आपको बताया कि आप कल्चर करवाएं, आप ब्लड कल्चर करवाएं, वो आप आसान तरीका हमने बता दिया। और ये मैं समझता हूँ कि खुदा की हम पे होम्योपैथिक पे खुदा की बड़ी मेहरबानी है। मैंने बड़ी दुआएं अल्लाह से की कि हमें कोई सादा सा कोई सिंपल सा तरीका बता दे कि हम नसोड 400 पॉइंट से नसोड है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। हमारे बंदों को इतनी नहीं है समझ कि वो हर नसोड को पढ़े। एक बैक्टीरिया पे PhD डॉक्टर है, एक वायरस पे PhD डॉक्टर है, एक फंगल पे PhD डॉक्टर है, एक पैरासाइट। अब हम होम्योपैथ डॉक्टर PhD जो किया, यकीन माने वो हमारे साथ बैठे हुए कहते हैं इसकी हमें भी नहीं समझ। तो मैं खुदा से हमने दुआ की, या अल्लाह कोई ऐसा आसान सा तरीका हमें बता दे कि हम होम्योपैथिक के लिए ये खुदा तेरा निज़ाम है, इस निज़ाम को बचाने के लिए, इसको संभालने के लिए आपको आसान। तो खुदा ने यकीन मैंने मैं चलते चलते अब आया कि आप कल्चर कराएं ना, आप क्यों अपने चक्रों में पड़े। जो कल्चर में बैक्टीरिया निकलेगा वो आपका नसोड है। इतना आसान हाल आपके पास दुनिया में किसी ने नहीं दिया होगा आपको। तो ये खुदा ने आप पे ये नेमत फरमाई है, रहमत फरमाई है, तो ये आपका इजी हो गया। आगे चलते हैं। एक तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ हार्ट, कौन से मेन ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो आपको जानने हैं। 2 बेसिक ऑर्गन्स का इस्तेमाल है, लंग्स और हार्ट का। फिर उसके अंदर जो पैथोलॉजी आएगी हम उसका इलाज करेंगे। क्या वो बैक्टीरियोलॉजी है, क्या वो जेनेटिक है, हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक हो गया जी। ये जो है आपकी पैरासाइट्स हैं, टॉक्सोप्लाज्मा है, बड़ा मशहूर है, ट्राइपोसोमा है, ये पहला तो इतना मशहूर नहीं है, टॉक्सोप्लाज्मा तो बहुत मशहूर है। ये हार्ट में भी प्रॉब्लम करता है, और आपको ये पता है कि जब हम टॉर्च कराते हैं तो ये बच्चे ज़ाया करवाता है। टॉक्सोप्लाज्मा, साइटोमेगाली, रूबेला, हर्पीज़, ये वो है, ये सारे जो है आपके माजूर बच्चे पैदा करते हैं। सिफिलिस, TB, ये सारे वो टॉक्सोप्लाज्मा के उसके अंदर आते हैं। आपकी जो मेडिसिन की हमने लिस्ट दी थी आपको, एकोनाइट है, एडोनेंस है, कैक्टस है, कर्मलेरिया है, कालमिया है, स्पाइजेलिया है, लेटोडक्टस है, ओरोमेट है, नाजा है, ये हट के नसोड से हट के हैं। कॉल्सिकम है, हाइड्रोस्टिस है, लाइकोपोडियम है, फर्मिका रूफा है, कालीबाइक्रोमिकम है, कार्डुअस मेरिनस है, ऑयडम है, कॉस्टिकम, लेक्सिस, लाइको सेंचरस,
मंगोलिया सेमिसफ्यूगा, रेडियम ब्रोमाइड और आर्सेनिक आयोडाइड, लारोसिरोसिस। अगर आप दवाइयों को समझ लेते हैं तो आप स्पाइजेलिया पे आ जाएं। पिछली दवाइयाँ तो हमने डॉक्टर नूर मोहम्मद की मैं रजिस्टर देख रहा था, और वो बंदा मैं ये समझता था कि खुदा ने उसको बड़ा जहल दिया हुआ था। डॉक्टर साहब वो इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन क्या उसकी ग्रिप थी सिस्टम पे कि वो आपकी लफ्ज़ दे के उसने लिखता है कि इसका एक वाल बंद है। लोग लफ्ज़ क्वाड़ लिखता था, क्वाड़ का मतलब है वाल, कि एक क्वाड़ बंद है, 2 क्वाड़ बंद है, इसके 3 क्वाड़ बंद हैं, ठीक है ना, इस तरह से लिखता था। और मैं वाहिद दुनिया का डॉक्टर देखा है जो टाइम फ्रेम करता था कि इसको 6 महीने लगेंगे, इसको साल लगेगा, और वो बंदा देखे हमसे ज़ाया हो गया, उसका सारा काम हमसे ज़ाया हो गया। और अगर मैं कुछ बताता हूँ तो मैंने जो रजिस्टर देखे वो मुझे जो याद है मैं बताता हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा काम था भाई। एक बंदा एक दफ़ा जहाँ जनरल जुल्फ़कार होता था तो मेरे माजूर बच्चों के कैंप में एक बच्चा आया, जब उसमें हमने स्टेथ रखी तो जो लेफ़्ट हार्ट होता है ना, देखे हार्ट जो है ना, जो हार्ट है ये है, कुछ हिस्सा स्टर्नम से राइट को भी होता है और कुछ 1/3 राइट को होता है, 1/4 स्टर्नम से थोड़ा इधर होता है, ये पड़ा हुआ है ना, पूरा लेफ्ट पे नहीं है। इस तरह जो राइट हार्ट होता है ना वो उल्टा कर ले, इधर आ गया। तो हमने देखा हमें यहाँ पल्पिटेशन नहीं मिली, तो मैंने स्टेथ लगाई तो इधर मिली, तो मैंने कहा कि ये तो राइट है इसका हार्ट। वो बच्चा जनरल जुल्फ़कार के पास पेश है, वो जुल्फ़कार बोर्ड था और बोर्ड को ऐड कर रहा था, कार्डियोलॉजिस्ट था। उस बच्चे के वालिद ने कहा कि एक डॉक्टर है होम्योपैथ मरी रोड पे बैठा है, उसने कहा इसका दिल का राइट साइड पे है। तो उसने कहा मीटिंग रोक दी उसने कहा यार उसके पास चेक करो यार, उसके कोई मशीन लगाई हुई है, उसके पास कौन सा निज़ाम है कि उसने ये चेक कर लिया। फिर उसने ये भी कहा कि इसके अंदर दिल में VSD है, वो उसकी जो पल्स उसको दे के साउंड को इस तरह की साउंड होती है जिसके, तो उसने कहा नहीं पता करो क्या है। उसने वो बंदा आया जिसका, उसने कहा जी इस तरह जनरल साहब ने बंदा साथ भेजा है कि वो किससे देखता है। मैंने कहा मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, स्टेथ में रखी हुई है। तो उसने कहा उसने पूरा 1.5 घंटा मीटिंग रोक के सिर्फ आपको डिस्कस करता है। तो बात यह है कि हमने एक एक चीज़ को समझा, हमने 8 के 3-4 लेक्चर करवाए और 8 लेक्चर की हमने सीरीज़ कराई कि कुछ ना कुछ तो हमें पता होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ हमें पता होना चाहिए। तो ये जो है इंसान जो है, अगर हम बेसिक चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम लोगों को ये नहीं समझाते कि ये जो बीमारी है इसकी वजह क्या है, इसकी ये वजह है तो ये दवाई, मुझे खुशी होगी ना कोई कहे कि ये वजह है तो ये दवाई है, ये वजह है तो ये दवाई है, ये वजह है तो ये दवाई है, ये वजह है तो ये दवाई है। हम जब सर दर्द बताते हैं, हमने इमरजेंसी की है ना, अब मेरी इमरजेंसी पड़े ना, हमने हेड टू इमरजेंसी की, हमने हेड से शुरू की, तो हमने कहा फलज क्यों होता है, फलज क्यों होता है, स्ट्रोक किसको कहते हैं, या हेमरेज होगा या क्लॉट होगा या ट्यूमर होगा, हमने ये कहा ना। और फिर उसकी दवाइयाँ ये हैं, मैंने ये तो नहीं कहा कि फलज की ये दवाई है, मैंने कहा ये डिसॉल्व करती है, ये हेमरेज को रोकेगी, फिर फालज ठीक होगा ना। अब ज़ुबान का फालज है, तो ज़ुबान का फालज अब अगर पड़े तो कहते हैं लोकल कोई वजह नहीं है। ब्रेन का एक सेंटर ऐसा है जहाँ से ज़ुबान कंट्रोल होती है, वहाँ क्लॉट होता है और उसकी दवाई एक है, वो है बोथरोप, जो सांप की बोथरोप। और हमने सैकड़ों लोग उस वजह पे जाके बोथरोप ठीक है, वो क्लॉट डिज़ॉल्व हुआ और बंदा बोलना शुरू हो गया। तो क्लॉट डिज़ॉल्व करना है तो हमने स्ट्रोक की वजह बताई कि स्ट्रोक की वजह बात क्या, और ये वजह इंटरनेशनली दूसरे। अब जब मैं ये बात करूंगा कि स्ट्रोक की वजह क्या है, हेमरेज है, क्लॉट है, ठीक है, ट्यूमर है। अब जब एलोपैथिक डॉक्टर सुन रहा होगा तो कहेगा वजह तो सही बता रहे हैं, इसका मतलब दवाई भी सही बता रहे हैं। जब मैं ये कहूँगा आप दे दें जी कॉस्टिकम, आप दे दें जी जेल्सीनियम,
तो कहेगा यार इसको तो पता ही नहीं है। पहले वजह बताएं ना, स्ट्रोक की वजह क्या है? वजह ये है, अब आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्यों होता है? आपकी आर्टरी के अंदर क्लॉट हो गया, खून गाढ़ा हो गया, जम गया। 6 महीने 7 साल उसकी मॉर्फिन दवाई खिलाई जाती है। और अगर आप इसको समझते हैं कि जैसे आपने अब हमारी दवाई है बोथ्रोब, वो क्लॉट को डिजॉल्व करती है। अब स्वेलिंग है, मैं बेशक उसको एपस देता रहूँ, मैं बेशक उसको लाइकोपोडियम देता हूँ, मैं आपको साइनम देता रहूँ, मैं डिजिटेलेट देता रहूँ, जब तक क्लॉट नहीं दवाई स्पाइजेलिया। और ये स्पाइजेलिया देखें जी, इसकी ये मशहूर है किसने? दिल की धड़कन में। वायलेंट पल्पिटेशन, आप देखें उसकी पेरिकार्डियल पेन एंड ग्रेट एग्रीवेशन फ्रॉम द मूवमेंट, फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ पल्पिटेशन स्पेशली विद द फाउल ऑर्डर फ्रॉम माउथ, पल्स वीक एंड इरेगुलरली। अब ये तो उसके ऊपर उसने अलामात लिख दी, ये उसके ऊपर उसने क्या होता है? दिल की धड़कन यहाँ महसूस होती है और बाद दफ़ा कपड़ा भी हिलता है। दिस इज द सिम्टम। मूवमेंट से एग्रीवेट करता है और लेफ्ट साइड लेटने से एग्रीवेट करता है, ये तो उसकी अलामात होगी। फिर वो कहता है कि उसको कोई ऐसी स्मेल होगी, फाउल ऑर्डर होगा, तो उससे वो एग्रीवेट करेगा, यही बात है। पल्स वीक है, इरेगुलर है। अब आगे पैथोलॉजी आ गई। व्हाट इज द पैथोलॉजी? पेरिकार्डियाटिस। हमने कहा था कि 3 लेयर हैं, इंडोकार्डियाटिस, मायोकार्डियस एंड पेरिकार्डियस। पेरिकार्डियस बाहर वाली लेयर है, अंदर वाली मायो बड़ा मसल, उससे अंदर वाली इंडो। अब ये जो बाहर वाला आपका हार्ट की 3 लेयर में बाहर वाली लेयर है, इसके अंदर इन्फेक्शन है, दैट इज द पेरिकार्डियाटिस with the sticking pain, palpitation, dyspnea, neuralgia extending to arm and both arm, angina pectoris, craving for the hot water with the relief, rheumatic cardiac। अच्छा, अब आगे रूमेटिक। रूमेटिक क्या है? रूमेटिक क्या है? स्टेप्टोकोकस। जहाँ कहीं ये बात लिखी आ जाएगी कि रूमेटिक हार्ट डिजीज, जहाँ ये बात लिखी आएगी कि रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो क्या होगा? रूमेटिक कार्डियाटिस। इसका मतलब है, इसका कॉज क्या है? स्टेप्टोकोकस है। तो यहाँ आपने अगर स्पाइजेलिया आपकी वायलेंट पल्पिटेशन अकॉर्डिंग टू सिम्प्टोमेटोलॉजी पेरिकार्डियस की वजह से बनती है, तो आप स्पाइजेलिया से देंगे। स्पाइजेलिया ने क्या करना है? वो कहेगा दवाई खाते हैं सारी चीज़ ठीक हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हो जाता है, फिर वो रिएक्शन, फिर बारी लगी ना। इस बारी को कौन तोड़ेगा? स्टेप्टोकोकस। जब आपने इसको स्टेप्टोकोकस देगी, असल वजह इसकी क्या है? वो बैक्टीरिया है। तो हम स्टेप्टोकोकस दे के फिर अगर स्पाइजेलिया पे आते हैं तो काम खत्म हो गया, ठीक हो गया। अब देखें ऊपर उसने लिखा है पेरिकार्डियाटिस, नीचे उसने पूरा कार्डियाटिस लिख दिया। इंडो, मायो एंड पेरी, तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होगी, फिर वॉल भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। द ट्रेवलिंग पल्स, होल लेफ्ट साइड शोर, डिस्निया मस्ट लाई ऑन द राइट साइड विद द हेड हाई। तो ये ध्यान में रखें, एक ध्यान में रखें, जितने भी दिल के मरीज होंगे मैक्सिमम वो हेड ऊंचा करके उनको बेहतरी होती है। अब देखें ये लेक्सिस की अलामत है, ये नाजा की अलामत है, क्योंकि हार्ट पे प्रेशर कम होता है, फेफड़ों से वो इजी हो जाता है। तो डिस्निया, डिस्निया का मतलब क्या है? सांस खराब हो जाना। और हार्ट वाली साइड पे चूंकि इन्फेक्शन हुआ है
कार्डियाटिस हुआ है, पेरिकार्डियाटिस हुआ है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हुई है, तो वो इधर नहीं लेट सकता। वो हमेशा, ये आपकी सहूलत के लिए उसने आपको अलामात दे दी हैं। देखें 100 साल पहले की किताब लिखी है, एक बंदे ने 100 साल पहले किताब लिखी है। बोरक से मैंने हू बो उठाया, बोरक से मैंने हू बो उठाया, 100 साल पहले किताब लिखी गई। और आज हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया? 100 साल किताब के साथ हमने ऐड क्या किया? आज हमने इस आर्ट में कम से कम 20 एपिसोड ऐड किए। हमने क्या ऐड किया? किसी माई के लाल ने नहीं ऐड किया, हमने ऐड किया। हमने 20 एपिसोड इसके अंदर ऐड किए। ये भी हार्ट की बीमारी, क्योंकि उस वक्त तो वालों का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने एक स्पाइजेलिया भी जो लिख दिया ना, ये भी बड़ा कमाल, हमने ऐड किया ना। अब अगले वाली हमारी नस्ल के लिए आसानी होगी कि उसको स्ट्रेप्टोकोकस नसोर भी मिलेगा, उसको स्टेफिलोकोकस भी मिलेगा, उसको इंट्राकोकस भी मिलेगा, उसको एडिनो वायरस भी मिलेगा, उसको कैनाडीडा भी मिलेगा। ये हमने ऐड किया ना। दिस इज़ द वर्क। हमने पिछले वालों को काम को भी दोहराया और हमने उसके अंदर चीज़ें शामिल की अकॉर्डिंग टू नई जो रिसर्च है। हम नसोड़ को लेके आए ना इस्तेमाल में। गो के नसोड़ को मैं लेके नहीं आया, लेके तो वो पहले वाले आए थे। लेको तो बर्नर्ड आया, लेको तो हेरिंग आया, लेको तो कैंट आया, नैश आया। उन्होंने, किसी ने ट्यूबर बनाई, किसी ने बेसलीना बनाई, किसी ने पायरोजीना बनाई, किसी ने सोराइना बनाई। लेकिन आके क्या हुआ? उन्होंने कहा दिस इज नॉट होम्योपैथी, हम नसोड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जबकि 46 में पोटेंसी बनाई उसने, 46 में है वैक्सीन को देख के। व्हाट इज द वैक्सीन? वैक्सीन इज नसोड़। तो हमने 400-500 नसोड़ ऐड किए। अभी राव साहब ये कहने की बड़ी छोटी सी बात नहीं है कि हमने 400-500 दवाई ऐड की सिस्टम में। ये कोई छोटी बात नहीं है कहने को। खुदा ने हमें अकल दी, खुदा ने हमारी रहनुमाई की। मैं कुछ भी नहीं हूँ, खुदा ने हमारी रहनुमाई की। हमने 400-500 दवाई ऐड की इसके अंदर, सिस्टम के अंदर। और सिस्टम कहाँ चला गया? मैं, खुदा का शुक्र है, हम अगर गर्दानना शुरू करें, मैं हर मिनट बाद एक वीडियो बना सकता हूँ। मेरी ज़बान थकती नहीं है, मैं 4-4 3-3 घंटे बोलता हूँ। भाई हमें ना कोई सिखाए, हमारी ज़बान नहीं थकती। क्यों? हम सोते ही इसमें, उठते ही इसमें है। हमने कोई शब्दाबाजी से मरीज घट्टे नहीं किए, हमने काम। और मैं आपको बताऊँ, नबी, वली, पैगम्बर, साइंटिस्ट, डॉक्टर मजबूर है। किसके साथ मजबूर है? खुदा के हाथ में। हम मत करें ऐसा। हम मजबूर, हमें खुदा अगर हिदायत नहीं देगा, मैं कहता हूँ यहाँ भी दवाई पड़ी होती है, एक दफ़ा देखते हैं नहीं देते, दूसरी दफ़ा, तीसरे ख्याल ही नहीं जाता। फिर ध्यान जब उससे रहनुमाई मांगते हैं, ध्यान आता देते हैं, बंदा ठीक हो जाता है। सारे इल्म के बावजूद इंसान अधूरा है खुदा की सपोर्ट के बगैर। मत लड़ाएं हाथ, इस्तग़फ़ार पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। कब किस वक्त कौन फंसता है? मैं सारे जान को ठीक करता हूँ, तांता लगा होता है। मेरा अपना पाँव पिछले दिनों ख़राब हुआ, मैं वॉशरूम तक नहीं जा पा रहा था। मुझे खुदा ने कहा अब देखा है, यहाँ तक जा नहीं, स्पोर्ट्स से बड़ी मुश्किल से जा रहा था। मुझे खौफ है कहीं गलती होगी, कि खुदा नाराज़ हो गया। देखे ना, तो बस इस्तग़फ़ार पढ़ें यार, ना करें इस तरह सिस्टम के साथ। पकड़ लेगा किसी को। बड़े बड़े शहनशाह मूव नहीं कर सकते। मैं अपनी आप को मिसाल देता हूँ, मैं नहीं भाई मूव कर पा रहा था, रिस्ट्रिक्ट हो गया। मैं कहता था या अल्लाह कौन सी गलती हो गई है, सच्ची बात करनी चाहिए ना। वहाँ पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, ये सारी डॉक्टरी फेल है जब आपके साथ खुदा की मदद नहीं शामिल आ गई। और हम इस सिस्टम को बर्बाद करने नहीं देते, इसलिए मैंने बहुत चीखा हूँ आज, ऐसा ना करने। ये मासूम लोग इस्तेमाल करें ना, ये मासूम लोग इस्तेमाल करें। हम साहब ये बदअहमती है कि आप किसी को रास्ता ना आपको पता हो। मैं कहूँ जी बुरे वाला ये रास्ता जाता है, और जाके वो लेके कश्मीर से क्या गुजरेगी उस बंदे के दिल पे। मजाक नहीं है, इंसानों की सेहत का मामला है। और अगर आपको रास्ता नहीं आता, आप ना बताएं, क्योंकि आपको आता नहीं, आपको उसके हिसाब नहीं होगा। जब आपने गलत बताया तो अपने हिसाब देना है, वो हिसाब तो देना है।
100% दुरुस्त है तो रास्ता बताएं, वगरना कहें ये मेरे अंदाज में अंदाज़न ये रास्ता है, मुझे जो पता है इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। अब एक दवाई हम बताते हैं तो पहले तो 300 दवाइयाँ मैं कैसे कह सकता हूँ 100% काम करती है, कैसे कह सकते हैं? हनीमन ने अफरोज़ों में कहा करीब तरीन दवाई दें, हमारे पास इतनी नहीं है कि 100% इसमें। अब देखें ना, यहाँ हमने स्ट्रेप्टोकोकस है तो कॉस स्ट्रेप्टोकोकस है, तो मैं स्ट्रेप्टोकोकस के बाद स्पाइजेलिया, कालमिया, एडोनेंस कुछ दे सकता हूँ ना। अब कॉस अगर स्टेफिलोकोकस आ गया तो बदल गई ना, काम ही बदल गया, तो हम कैसे कह सकते हैं? हाँ, जब स्ट्रेप्टोकोकस है तो फिर हम ये कहते हैं ये स्ट्रेप्टोकोकस इसका काज है, फिर स्पाइजेलिया भी है, कालमिया भी है, इसको एक्यूरेसी को देख के आप इसका इस्तेमाल, क्या से पेरिकार्डियाटिस है या कार्डियाटिस है या एंडोकार्डियाटिस है या मायोकार्डियाटिस है या वाल्वुलर डिजीज है, ये है। सच खराब भी होता है और बुरा भी लगता है, तल्ख होता है, लेकिन खुदा की कसम से मैं ये कहता हूँ, मुझे अपने रब पे यकीन है, ईमान है कि ये लोग आज अगर आप ये सोच रहे हैं जो इस तरह कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कल आपको सुकून हो जाएगा। खुदा आपके रिज़्क़, मेरी गारंटी है, मैं ये कहता हूँ कि खुदा आपके रिज़्क़ में इजाफा करेगा। आप इस बात पे ना डिपेंड करें कि मैं अपनी होशियारियों चलाकियों से रिज़्क़ कमा लूँ, मैं ये कहता हूँ आप राह रास्त पे आ जाएं, आप दुरुस्त इस्तेमाल करें। खुदा मेरा खुदा से मैं ऊपर देख के कह रहा हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि खुदा आपके साथ अच्छा करेगा, आपके रिज़्क़ में इजाफा करेगा। यहाँ हमारे पास एक डॉक्टर आता था, मैं नाम नहीं यूज़ कर लेता, वो मुझे पता चला कि पैसे ज़्यादा लेता, मैं क्या बात सुनो भाई, ये ज़्यादती है, ना कर इस तरह, तू यहाँ आता है यार, अच्छी बात नहीं है। तो पता नहीं फिर उसको लगी, मुझे आके एक दिन कहता है मरीज़ 4 गुना बढ़ गए हैं, पैसे भी बढ़ गए हैं जब से। मैं क्या देखा ना, ये है खुदा इससे मदद करता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ हम किसी से कम खाते नहीं हैं, हमारा लाइफस्टाइल किसी से कम नहीं है, तो हम तो बहुत थोड़े से पैसे लेते हैं। हमें तो लोग बड़े शर्म से कहते हैं यार वो इतने पैसे, बस इतने पैसे, 400 450 कोई फीस है। मेरे पास कई जर्नैल आते हैं, कई बड़े लोग आते हैं, कहते हैं नहीं ये वो शिर नहीं लेता है, हदिया लेता है, फीस नहीं लेता। देखो ना, तो बात ये है कि आप ये करके तो देखें ना, आप खुदा के साथ सौदा करके तो देखें, नहीं महंगा पड़ेगा। हो सकता है आपके 10 रुपये जहाँ काम करे वहाँ आपका 1 करोड़ काम ना करे, हो सकता है आपकी जहाँ ज़बान काम करे आपका वो पैसा काम ना करे। आप जरा करके तो देखें। हमारे टेबल पे भी लोग पैसे फेंकते हैं, जितने मर्जी ले लें, मैं नहीं भाई इतने ही लेने, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा लूँगा तो एक गरीब की मैं तस्दीक करूँगा। वो कहेगा इसको तो बड़े अच्छे तरीके से देख रहा है और मुझे इस तरीके से देख रहा है, मुझसे 400 ले रहा है, इससे ज़्यादा ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरी ज़रूरतें मेरा खुदा पूरी करेगा, कोई नहीं कर सकता। मेरी ज़रूरतें मेरा खुदा पूरी करेगा और आपकी ज़रूरतें भी आपका खुदा पूरा करेगा। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं आपको दस्त रहूँ, लेकिन मैं ये जो मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है वो मैं आपके सामने रखूँ। आगे चलें इस वाले में। कालमियम, एक और दवाई है कालमियम। ये कहता है वीक स्लो पल्स, फ्लैटरिंग, फड़फड़ाता है हार्ट, with anxiety, palpitation, worse leaning forward, gouty and rheumatic metastasis of the heart. कालमियम ये भी रूमेटिक की बड़ी दवाइयों में शुमार है। ये भी स्ट्रेप्टोकोकस इसकी कॉज नज़र आती है। मेटास्टेसिस क्या है? ऑफ द हार्ट। रूमेटिक मेटास्टेसिस ऑफ द हार्ट। रूमेटिक क्या हो गया? वही स्ट्रेप्टोकोकस वाला मामला है। मेटास्टेसिस क्या है कि जोड़ों में
से हार्ट में आना या हार्ट से जोड़ों में चले जाना, एक बीमारी दूसरी जगह चली जाती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या आता है? हमारा एक दोस्त है रेडियोलॉजिस्ट, उसने बड़ी एक ही जुमला उसने कहा है, व्हाट इज द रूमेटिक हार्ट डिजीज? स्ट्रेप्टोकोकस इज अ कॉज, स्टार्ट फ्रॉम द थ्रोट, टच द जॉइंट या किस द जॉइंट एंड सिट इन द हार्ट, कि गले से शुरू होगा, जोड़ों को इन्वॉल्व करेगा और जाके दिल में बैठ जाएगा। दिस इज द स्ट्रेप्टोकोकस। कितना एक लफ्ज में अगला समझा देता है आपको। स्टार्ट फ्रॉम थ्रोट, गले से शुरू होगा, जोड़ों को टच करेगा और जाके बैठेगा किधर? मुस्तकिल हार्ट में बैठेगा। टैकाकार्डिया, टैकाकार्डिया किसको कहते हैं? जिसमें दिल की धड़कन तेज हो जाती है विद पेन। इसमें अगर उसने एक और भी दवाई बताई है कि ये टैकाकार्डिया होगा तो थायरोडिनम भी दवाई बनती है। इसकी दवाई क्या है? ये टोबैको हार्ट की भी दवाई है। जो लोग तम्बाकू पीते हैं और उनकी जो दिल ख़राब हो जाता है उसकी भी दवाई कालमिया, और उसकी दवाई कौन सी भी है? टोबैको हार्ट डिस्निया एंड प्रेशर फ्रॉम द एपिगैस्ट्रियम टुवर्ड द हार्ट, शार्प पेन टेक अवे द ब्रीथ शूटिंग थ्रू द चेस्ट above heart into the shoulder blade, frequent pulse, heart action, tremulous, rapid and visible proximal of the angle। अब हार्ट की जो कालमिया की अलामात क्या हैं? कालमिया की अलामात ऊपर से शुरू होके नीचे का रुख इख्तियार करते हैं पहली बार, इसलिए वो गले से शुरू होगा, जोड़ों में जाएगा और फिर आके हार्ट में बैठेगा। तो कालमिया का दर्द यूँ जाता है, लेक्टोडक्टस का दर्द यूं जाता है, सिंचरस का दर्द यूं से पीछे क्रॉस करता है। और ये आपको कम से कम जो है, इसी से हमारा दोस्त है डॉक्टर सईद का ऑडियोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं हम देख के मरीज को कहते हैं इसको हो गया, लेक्चर दिए ना सईद ने, तो हम फेस से अंदाज़ा लगा लेते हैं। हालांकि मशीनें बाद में लगाते हैं, हमें पहले पता लग जाता है कि क्या होगा। नेक्स्ट, ओरोम्योर, क्या बड़ी दवाई है। मैं कल एक केस आपको बताता हूँ। कल मेरे पास एक लाहौर से केस रिपीट हुआ है, उसका था मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस, बेड पे था, मूव नहीं कर सकता था। हम प्लमोमेड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसको पढ़ें, ओरोम्योर को पढ़ें, तो इसके अंदर हैं या डिजनरेशन चेंजेस हैं ब्रेन की और ऑर्टिस के अंदर, ये बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो हम उसको क्या दे रहे थे? हम उसको निसोड़ दे के हम प्लमोमेड दे रहे थे और साथ एक डोज ओरोम्योर की हम डोज दे रहे थे। तो उसकी माँ इतनी खुश थी उस बंदे की, बीवी भी उसके साथ थी, वो कोई वो है फार्मासिस्ट इस तरह की है। उन्होंने कहा कि ये 1 महीने के अंदर अब ये मूविंग इसकी शुरू होगी, अब चल रहा है, गिरता नहीं है, स्पोर्ट्स से भी चल लेता है। तो ओरोम्योर जो है ये बेसिकली आर्टरीज के अंदर जो स्क्लेरोसिस हो जाता है। अब हमने एक और दवाई भी, बल्कि ये इन्होंने बनाई भी है, कमाल वालों ने मंगवाई थी, मैंने ही वहाँ बाहर से, आर्टीरियल स्क्लेरोसिस। तो वो आर्टीरियल स्क्लेरोसिस जो है आर्टरी के जो अंदर जिससे प्लेक बनता है उसी मटेरियल से पोटेंसी बन गई है। तो हम उसको आर्टीरियल स्क्लेरोसिस को यूज़ करवाने हैं हार्ट की डिजीज़ में। अभी हमने महीने 2 से शुरू करवाई है, तो उसके भी इंशाल्लाह रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम करेगी। तो उसमें जो स्क्लेरोसिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें देखिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? ये ब्रेन की डिजीज़ है, और ये आर्टीरियल स्क्लेरोसिस की भी दवाई है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की भी दवाई, और मैं इससे बहुत फ़ायदा लेता हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। हम इसको ओरोम्योर को और ब्रेटाम्योर को हम स्क्लेरोटिक चेंजेस में बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करते हैं। आपका ब्रेटाम्योर जो है ये भी दिल की शरियानें जब तंग हो जाती हैं, हम ब्लड प्रेशर में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम दिल की शरियानों के तंग होने में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एक और पैथोलॉजी है, एक और पैथोलॉजी है, एक और, अब ये मल्टीपल पैथोलॉजी रखती है। देखिए वहाँ रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है जो स्ट्रेप्टोकोकस की जिसकी वजह है, यहाँ आर्टरीज की आपकी डाइट लाइफस्टाइल की वजह से भी आर्टीरियल स्क्लेरोसिस हो जाता है। और ब्रेन जो मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस है ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज़ है। अब एक दवाई है आपकी आर्टीरियल स्क्लेरोसिस में भी काम कर रही है, आपकी ऑटोइम्यून मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी काम कर रही है। तो
तो दवाई को हमने समझना है, फिर डिजीज़ को हमने समझना है। तो मैंने तो उसको कहाँ यूज़, पहले अभी जो केस बता रहा था हमने MS में यूज़ किया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इतनी खुशी होती है जब आप कॉज में दवाई सेलेक्ट करते हैं और फिर वो काम करती है, वो काम करती है, बिल्कुल काम करती है। अब मैं ये कहूँ कि हर बंदे की दवाई जो है औरों में हो रहा है, हर हार्ट की दवाई औरों में हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं होगा। ये स्क्लेरोसिस होगा तो फिर औरों में हो रहा है। अगर रोमैटिक हार्ट डिजीज़ होगी तो फिर आपकी दवाइयाँ स्पाइजेलिया, कालमिया, एडुनस और मलेरिया हो रहा है ना। और ये एंटीसाइकोटिक भी है। सप्रेस डिस्चार्ज टू द रीअपीयरेंस, जो आपका डिस्चार्ज होता है यूरिथ्रा या वेजाइनल डिस्चार्ज, अगर साइकोसिस को दब जाता है तो उसको भी ठीक करती है। ये बेसिकली गहरी दवाई इसलिए है कि इसमें ऑरोमेट भी है, इसमें नेट्रोम्योर भी है, मतलब नमक भी है और गोल्ड भी है। तो ये और बड़ी गहरी दवाई है। वैल्यूएबल इन द क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक क्या होता है कि जो आपका वो पीरियड है उसका फीमेल्स का जो मेनोपॉज का जो पीरियड है। हेमरेजेस फ्रॉम द वोम। वोम किसको कहते हैं? यूट्रस को। पुराने ज़माने में यूट्रस को वोम कहते थे। तो ये पुरानी किताबों में वोम में अब तो यूट्रस लिखा जाता है। तो ये देखिए, अब पोस्ट मेनोपॉज या मेनोपॉज एरिया की भी दवाई है। डिजीज ऑफ द फ्रंटल साइनसेस, ये साइनसेस की भी दवाई है। स्टिचिंग पेन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द फोरहेड, वेरियस एवर्शन टू ऑल वर्क, ड्राइंग फीलिंग इन द स्टमक, कैंसर टंग एज हार्ड एंड लेदर्स, इंटोरेशन आफ्टर द ग्लोसाइटिस। तो ये एक बहुत बड़ी दवाई है। हमें यहाँ इसको ये समझना था कि ये बेसिकली आर्टेरियल स्क्लेरोसिस की दवाई है। नेक्स्ट जी, औरम में और आगे जी, औरमेट द ग्रेट रेमेडी। औरमेट हमारे दोस्त हैं जो डॉक्टर फैसल, उन्होंने एक रिसर्च पेश किया औरमेट पे, जो नैनो टेक्नोलॉजी, उन्होंने वो लेक्चर भी दिया। उन्होंने कहा जी औरमेट जो है, ये जब हम नैनो पार्टिकल्स में इसको लेके गए तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। मतलब ये नॉन मैग्नेट चीज़ था, जब उसमें ले गए तो ये अपोजिट हो गया, मैग्नेट हो गया। इसका मतलब है हमारी जो पोटेंसी है, जिसका प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन है। क्या बात है, साइंस इस बात को साबित कर रही है यार। द ग्रेट हनीमन का जो ग्रेट वर्क है उसको अब साइंस साबित कर रही है, और हम बीच में अल्लड़ फल्लड़ मार रहे हैं। हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं यार, कोई बात से शर्म बात। आपकी सिस्टम के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट आई है कि आपको पोटेंशियल डिटेक्ट हो गई है, आपकी प्रॉपर्टी डिटेक्ट हो रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। तो आप बात क्या कर रहे हैं? आपका तो फख्र से सर बुलंद होना चाहिए। और हमने और बड़े काम करने हैं। हमने तो पता करना है कि ये दवाई आगे जाके उसके अंदर जेनेटिकली चेंजेस कैसे लाए। उन्होंने कहा कि हम काम करते हैं कि हमारी दवाइयाँ देखें, हमारे पास ज़हनी माजूर बच्चे जो पैदा होते हैं हम उनका इलाज करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो ये जेनेटिक वर्क है, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है कि आपका सिस्टम कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा। मेरी बात तो मैं करता हूँ, मैंने तो पिछले हम 30 साल से माजूर बच्चों पे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात की इतनी अहमियत कोई नहीं देगा जब आपके PhD एक डॉक्टर आके कहता है कि यार ये सिस्टम में ये है। एविडेंस, किसी भी बात के लिए साइंस एविडेंस मांगती है। अब सोने की एविडेंस आ गई है ना कि वो प्रॉपर्टी चेंज कर गया, वो कलर चेंज कर गया, वो अर्जेंटम की उसने बताई डिटॉक्सिफाइड हो गया, उसके टॉक्सिक इफेक्ट खत्म हो गए। तो साइंस प्रूव कर रही है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि साइंटिस्ट की बात हमें स्टंट कर रहे हैं, हमें स्टंट कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि ये बात जो उन्होंने की थी 200-250 साल पहले वो दुरुस्त है। तो हमारे लिए तो ये खुशी का मकाम है, जबकि हमारे अंदर से बातें बंदे लोग कहें कि यार ये बात गलत है। आप सिस्टम के खैर हुआ हैं, आप किसी के हाथों में खेल रहे हैं, आपके सिस्टम के खैर ख्वाह नहीं होते। जिस किसी को एतराज़ है, आप सोशल मीडिया पे ना जाएं, हमारे पास आके बैठे ना,
जब हम आपको दुरुस्त आंसर ना दे सकें, हमारी टीम आपको दुरुस्त आंसर ना दे सके, तो फिर आप जाके हमारे खिलाफ डंडे मारें, जो मर्जी करें। क्यों जी? साइंस तो चाहती है कि आप आएँ, आपकी बात करें हमसे। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना। हम तो किसी के खिलाफ ऐसे बात नहीं करते, किसी के खिलाफ ऐसे नहीं बात करते। हमारे लिए वो काबिल एहतराम लोग हैं, हमारे लिए वो काबिल इज़्ज़त लोग हैं, हमारे लिए वो ऑर्गेनाइजेशन काबिल एहतराम है। मैं सच्ची बात करता हूँ, हमारे लिए वो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ काबिल एहतमार हैं जो दवाइयाँ प्रोवाइड करेंगे। हमारे तो वो जितनी तंजीमें हैं होम्योपैथी की, हम उनको भी एहतराम से सल्यूट करते हैं कि उन्होंने होम्योपैथी के लिए वर्क किया, जदोजहद की, स्ट्रगल की। दो वजूहत हैं कि आपने एक तालीमी सेक्टर में काम करना है, एक आपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करना है, एक आपका क्लिनिकल वर्क है। ये सारी जो एक दूसरे के साथ को रिलेट चीज़ें हैं। अगर मैं दवाई बताता हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी बनानी ही नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देती, वो इसको फैलाने में, इसको एलिब्रेट करने में वो काम नहीं करती, तो फिर नुकसान वो उन ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ़ायदा है, उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों का क्या फ़ायदा है जो मेरी प्रोवाइडर नहीं है, मुझे वो दवाई मैसर नहीं है जो मेरी ऑलरेडी नहीं, तो छोड़ दें जो ऑलरेडी रिसर्च दवाइयाँ। मैं तो हैरान हूँ। देखें, एक दवाई है, उसका नाम है चेनोपोडी, और वो लेफ़्ट शोल्डर ब्लेड की वो दवाई है। यहाँ का पेन इस तरह रोकती है कि आप जब रखते हैं तो फ़ौरन ठीक हो जाता है। अब हम पहले फायरोमेट इस तरह प्रूविंग है उसकी कि लेफ़्ट शोल्डर पे इसने वर्क की। अब वो प्रूविंग उसकी आप उस बंदे की देखें जनाब, चेनोपोडियम का दरख्त है, उसके ऊपर एक कीड़ा है जिससे वो दवाई बनती है, और उसने उस कीड़े से वो दवाई बनाई, फिर उसकी प्रूविंग की और उसकी सिम्टम ली, और उसने मटीरियल मेडिकल में शामिल की कि ये लेफ़्ट शोल्डर ब्लेड की ये दवाई है। और मैं राव साहब उसको ढूंढते हुए मुझे आज 20 साल हो गए, मुझे दवाई नहीं मिली थी। जब पिछले हम लंदन गए तो वहाँ से हमें वो मिली 2-3 साल पहले, और वो खड़े खड़े वो दर्द को ठीक करती है, इस शोल्डर ब्लेड के दर्द। अब उस प्रूवर का कितना नुकसान हुआ कि मुझे नहीं अवेलेबल, जो दवाइयों का रिसर्चर है, तो आम बंदे को कहाँ से वो मिलेगी। और प्रूवर की उसको सलूट है कि जिसने उस पेड़ के ऊपर से जाके वो कीड़ा उतारा और उस कीड़े को प्रूव किया। ये है ना काम अगलों का। तो ये है वर्क है, अगर हम ऐसा करें। ये बड़ा वाइट गोल्ड इज बड़ा, न सिर्फ गोल्ड कीमती है बल्कि इसकी बॉडी के अंदर एफिकेसी है। इस पे हनीमन ये कहता है कि मैंने गोल्ड को अरबियों से सीखा है। ये है ना, ये है बड़ेपन की निशानी। वो कहता है मैंने तजर्बा किया, केमिस्ट था, मर्क्यूरी को डिजॉल्व करने वाला बंदा, दुनिया के सामने एक नया सिस्टम खड़ा करने वाला बंदा रिकग्नाइज करता है कि मैंने अरबियों से सीखा, अरबी साइंटिस्ट से मैंने ये समझा। ये होते हैं सच्चे लोग। उसके बड़े होने में कोई फर्क आ गया? हमारे तो जिस बंदे से सीख के जाते हैं वो कहते हैं इसको तो पता ही क्यों नहीं था, इसको तो सिखाया ही मैंने है। ऐसे लानती किरदार इस दुनिया में मौजूद हैं कि उस इतने ग्रेटेस्ट आदमी है वो कि वो कहता है ये बात मुझे फलां बंदे से पता चली। ये है साइंस, ये है साइंस। द सेंसेशन ऑफ द हार्ट स्टॉप बीटिंग टुवर्ड 3 सेकंड। वो कहता है 3 सेकंड के लिए हार्ट जो है बंद हो जाता है। खत्म हो गया। चलो मैं एंड करता हूँ। फिर बोन विद द सिंकिंग एंड एपिगैस्ट्रियम, पल्पिटेशन, पल्स, रैपिड फीवर, हार्ट सीज हो जाता है, हार्ट बंद हो जाता है। ये सिम्टम और एक दवाई की भी है। ये वो किस दवाई की है, किसी को याद हो? ये एक और दवाई की सिम्टम है कि हार्ट उसका लगता है बंद हो गया, फिर चलना शुरू हो जाता है। ये सिम्टम है कलमलेरिया की, ये सिम्टम है कलमलेरिया की। और ये सिम्टम किसकी है? आरामेट की। तो पल्स रैपिड, फीबल्स, इरेगुलर, हाइपोट्रॉफी। मुझे खुशी होगी, डॉक्टर सहूर साहब हमारे बुजुर्ग दोस्त थे, तो वो कहते थे नूर मोहम्मद जो आसे पास देख के कहता तेरा दिल बड़ा हुआ है। तो दिल बड़े हुए में एक दवाई वो इस्तेमाल करवाता था, आरामेट। हाइपोट्रॉफी,
उसने बोलक नहीं पढ़ा होगा, वो काशीराम इस तरह की पढ़ता था। द हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, वाल्वुलर लीजन ऑफ आर्टीरियल स्क्लेरोसिस, उसने अंदर दिखे आर्टीरियल स्क्लेरोटिक नेचर। अब उसने बोलक ने यहाँ पोटेंसी भी 30 लिखी है। हम खुद, मैं पिछले 25-30 साल से हम लेक्सिस का, लाइको का, ऑरामेट का, नाजा का, लारोसरोसिस का हार्ट में इस्तेमाल करते हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मैं सच्ची बात बताऊँ कि हार्ट बढ़ने में या हार्ट की डिजीज़ में मैंने ऑरामेट नूर मोहम्मद से समझा है, मैंने नूर मोहम्मद से समझा है। मैं खुद उससे नहीं मिला, लेकिन मैंने उससे ये समझा है। वो दिल के बढ़ जाने में और वाल्वुलर डिजीज़ में ऑरामेट का कसरत से इस्तेमाल करता है। और देखिए आज से 100 साल पहले बोलक ने लिखा है हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट, हाइपरट्रॉफी हार्ट का बढ़ जाना और आर्टीरियल स्क्लेरोसिस। आप यकीन माने कि ये वो ऐसी दवाइयाँ हैं कि आप अगर कसरत से देते रहते हैं तो जिनकी एजेक्शन फ्रैक्शन है, सुनना जी, जिनकी एजेक्शन फ्रैक्शन है, किसी की 30 है, किसी की 25 है, तो मुसलसल ऑरामेट के इस्तेमाल से वो 30, 40, 45 पे इस तरह बतरजीह बढ़ती रहती है। तो हमें आर्टीरियल स्क्लेरोसिस को, जहाँ ब्रेटा मेयर को हमने याद रखना है, जहाँ हमने ऑरामेट को याद रखना है, जहाँ हमने ऑरामेयर को याद रखना है, ऑरामार्स। अब ये 3 दवाइयाँ जैसे जी देखें, ये ऑरम फैमिली से तल्लुक़ रखती हैं, ऑरामेयर, ऑरामार्स और ऑरामेट। ऑरामेट जो है, ऑरामार्स जो है, ये बेसिकली क्रोनिक आर्थराइटिस की दवाई है, लूपस, थाइसिस, टीबी की दवाई है, सिफिलिटिक, हेडेक, आल्सो एनीमिया एंड क्लोरोसिस ऑफ द कॉज रैपिड इंक्रीज द एपिटाइट। और ये जो बेसिकली जो अंदर हार्ट के अंदर लोथड़े बनते हैं, हार्ट के अंदर जैसे उसकी दवाई आर्सेनिक आयोडाइड भी है, जो हार्ट के अंदर ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं। ये अगर आप पढ़ें तो ऑरामार्स बेसिकली ट्यूमर डिजॉल्व करने की भी दवाई है। तो ये उससे मेरे में से लिखा। नेक्स्ट जी, खत्म हो गया, ठीक हो गया जी। हमने कोशिश, अभी हमारा हार्ट का चैप्टर ख़त्म हो गया जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई और टॉपिक होगा। और मैं अगेन अपने होम्योपैथ बरादरी से दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके ऑर्गेनाइजेशन से, फार्मास्यूटिकल कंपनी से और मेरा जनरल होम्योपैथ से, मेरे नए होम्योपैथ डॉक्टर से, कि प्लीज़ हम जब भी कोई मीडिया पे बात करें, मेरी वजह से कई लोगों की दिल आज़ारी होगी, लेकिन मैंने वो बात की है जो दुरुस्त है। अब जब भी वो मीडिया पे बात करें, पहले उसकी तहकीक करें, पहले उसकी तसल्ली करें, पहले उसको समझें, फिर आप बात करें। बात करने पे किसी को कोई ममानत नहीं है, हम किसी पे पाबंदी नहीं लगाते, लेकिन प्लीज़ गलत बात ना करें। अगर आप गलत बात करेंगे तो आपकी इंसल्ट होगी, फिर हम आपको टोकेंगे, फिर हम आपको रोकेंगे, फिर आपकी बेइज्जती ज़्यादा होगी। बेहतर है कि आप गलत बात करें। थैंक यू वेरी मच जी।